नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें आज हम लोग मुद्रास्फीति का अध्ययन करेंगे, इन्फ्लेशन। अक्सर आप चर्चा में सुनेंगे महंगाई को चुनावी मुद्दा बना रहता है। कई बार तो महंगाई को लेकर के सरकारें तक गिर जाती हैं। तो इन्फ्लेशन को एक हम लोग व्यवस्थित तरीके से समझेंगे क्या होता है। हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए जो तर्क पे आधारित होना चाहिए। ये नहीं कि जैसा महंगाई को लेकर के बस चर्चाएं रहती वैसी नहीं। एक स्टूडेंट के रूप में हमें इन्फ्लेशन के क्या होता है, इन्फ्लेशन उसके क्या कारण है, उसके क्या प्रभाव हैं, उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है। तो इन सभी प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते सबसे पहले मुद्रास्फीति क्या होता है, इन्फ्लेशन। देखिए, आमतौर पे चीज़ों के दाम को बढ़ना ही बता दिया जाता है कि ये महंगाई है या मुद्रास्फीति है, कि इसका तात्पर्य किसी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि से। मान लीजिए कोई वस्तु है आज 10 रुपए की है, कल अगर वो 15 रुपए की हो जाती है तो कहेंगे कि उसका दाम बढ़ गया, उसका इन्फ्लेशन बढ़ गया। ये सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये एकदम करेक्ट परिभाषा है। लेकिन हम लोग मुद्रास्फीति को अध्ययन करते हैं कभी भी हमेशा एक आधार वर्ष पे। मुद्रास्फीति के बढ़ने के कई कारण होते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग सारा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हम मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का अध्ययन करना है तो हम ऐसे हवा में नहीं कह सकते कि आज कोई चीज़ मान लीजिए 50 रुपये में है, ठीक है, आज से 15 साल बाद वही चीज़ मान लीजिए 30 रुपये में थी, तो हम आज कह दें कि अरे उस चीज़ के दाम इतने बढ़ गए कि वो 50 रुपये की हो गई। पहले तो हमारे जितने ना राजनीति दल बोलते रहते, अरे उनके सरकार में तो सिलेंडर 1500 का 1200 का मिलता था, हमारे में तो 800 का, उनके में तो 800 का मिलता था, तो हमारे में तो 900 का ही मिल रहा है, तो क्या हुआ। लेकिन हमें चीज़ों का आधार वर्ष देखना होता है। मैं कभी भी मुद्रास्फीति की गणना आप करें तो आधार वर्ष के बारे में, जैसा कि आज मान लीजिए हमारे पास कोई भी वस्तु है, उसका कीमत है मान लेते 2023 में 100 रुपये, ठीक है। आज से 10 साल पहले 2013 में वही चीज़ थी मान लीजिए 80 रुपये की। तो अगर हम मुद्रास्फीति को निकालना चाहते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल परसेंटेज जैसे निकालते हैं हम किसी चीज़ का। तो मुद्रास्फीति की तो मान लीजिए 80 रुपये 100 रुपये 2013 में थी, 80 रुपये 2013 में थी, आज है वो 100 रुपये की। तो फाइनल कितना है, 100 माइनस इनिशियल कितना था, 80 अपान 80 इंटू 100, 20 अपान 20, मतलब 25% उस चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। तो सबसे पहले मुद्रास्फीति के लिए ज़रूरी होता है कि हम आधार वर्ष को देखें। किस आधार वर्ष के आधार पर हम मुद्रास्फीति की गणना करना चाहते। तो सामान्यतः इस समय जो मुद्रास्फीति निकाली जा रही है 2012-13 के आसपास का आधार वर्ष है। तो ये हो गया। अब हम मुद्रास्फीति के बारे में सबसे पहले टाइप्स की बात कर लें कि मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं। तो मुद्रास्फीति देखिए, मुद्रास्फीति के कोई एक कारण नहीं होता, जो प्रकार है मुद्रास्फीति जनने के का जो कारण है वही प्रकार बन जाते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है कि मांग जनित, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक होता है कि मांग, किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए। अब इसको भी लागत जननी है, मान लीजिए कि किसी वस्तु के निर्माण में लागत उसमें बढ़ जाएगी तो उसका दाम बढ़ना ही बढ़ना है, इन्फ्लेशन बढ़ना ही बढ़ना है। उसके साथ कई बार होता है कि तेजी से बढ़ने वाली मुद्रास्फीति, उसके बाद कम मुद्रास्फीति, लो इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं मुद्रास्फीति। पहले मांग जनित मुद्रास्फीति हो गई, लागत जनित मुद्रास्फीति हो गई। उसके बाद मूल्य में वृद्धि के आधार पर, जैसा थोड़ा सा देखें तो कम मुद्रास्फीति, एक तो पहले तो लागत जनित हो गई, ये हो गए, मांग जनित हो गई। उसके बाद अगर हम मूल्य के आधार पर देखें तो जैसा कि किसी चीज़ का दाम घट जाना अचानक, इस कारण मुद्रास्फीति, या बढ़ जाना इस कारण मुद्रास्फीति। तो ये 4 मेन टाइप्स होते हैं। एक होता है अति हाइपर इन्फ्लेशन भी होता है, वो भी मुद्रास्फीति का टाइप होता है। तो दो तो सबसे पहले होते हैं, एक तो डिमांड प्लस, और एक होता है इसको बोलते हैं लागत जनित या कॉस्ट पुश, मतलब चीज़ के। तो CD याद रखना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और D से डिमांड प्लस इन्फ्लेशन। उसके बाद अगर हम थोड़ा दाम के आधार पर देखें तो दाम का अचानक बढ़ जाना, अचानक उसके और भी रीजन्स होते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मांग यानी मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा करें। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जैसा किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाना। जैसा आप देखिए ठंड के महीने में क्या होता है, कपड़ों की जो ठंड के कपड़े होते हैं, स्वेटर हो गए, जैकेट, इनकी डिमांड बढ़ जाती है अचानक से, तो इनके दाम बढ़ जाते हैं।
इसी तरीके से जैसे कि आज हमारा लाइफ स्टाइल बदल रहा है, तो हम इसमें क्या करें, पहले हम साइकिल से चलते थे, उसके बाद हमने बाइक से चलना शुरू किया, तो बाइक के कारण बाइक का दाम इसलिए बढ़ गया क्योंकि बाइक की डिमांड बढ़ गई इस सोसाइटी में। आज कार की जगह डिमांड बढ़ गई, तो इस चीज़ को कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। जब किसी वस्तु की मांग सोसाइटी में या देश में या कहीं भी ज़्यादा हो जाती है तो स्वतः उसका कीमत बढ़ जाती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। इसके विपरीत अगर मांग कम हो जाएगी तो दाम भी घट जाएंगे। ये तो एक सामान्य, ये तो पूरी अर्थव्यवस्था का रूल है, डिमांड एंड सप्लाई, ये तो पूरी अर्थव्यवस्था का एक आधार ही है। उसका दूसरा होता है लागत जनित मुद्रास्फीति की। भाई कोई वस्तु बनी है तो उसमें कुछ लागत आती है, ऐसे तो बनती नहीं। अगर ये लागत बढ़ गई, चाहे तो उस वस्तु का रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया हो, चाहे तो उस वस्तु का उसमें जो श्रमिक काम कर रहे हैं उन्होंने उनका चार्ज बढ़ गया हो, चाहे तो और भी कोई कारण है, अगर लागत बढ़ेगी तो वस्तु का दाम बढ़ेगा ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा एक रेशियो में। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। उसके बाद लागत जनित मुद्रास्फीति जैसे का उत्पादन में लागत में वृद्धि, उत्पादन में कमी हो जाता है। कई बार क्या हो जाता है कि कोई चीज़ का उत्पादन कम हो जाता है तो भी दाम बढ़ जाएगा। जमाखोरी हो जाती है, अटकलें, उसके बाद अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, दोषपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, आयात वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, उत्पादन लागत में वृद्धि, उत्पादन में कमी, जमाखोरी और अटकलें, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, दोषपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, आयात वस्तु की कीमत जैसे 13 में वृद्धि। तो इस तरीके से तो ये तो हो गया लागत जनित या मांग जनित। अब हम बात कर लेते हैं कम मुद्रास्फीति, लो इन्फ्लेशन। कई बार क्या होता है किसी वस्तु किसी कारण से दाम एकदम से नीचे चले जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा कारण हो जाता है कि मान लो कोई वस्तु हमने तैयार कर दी है, उसको डिमांड कोई नहीं है, उसको कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो क्या होगा अचानक से, तो अगर ये 3% से नीचे चला जाता है तो इसको कहते हैं कम मुद्रास्फीति। एक होता है तेजी से बढ़ने वाली मुद्रास्फीति कि कई बार आर्थिक नीतियाँ भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि ऑटोमेटिक दाम चीज़ों के बढ़ जाते हैं। कि कैसे, मान लीजिए युद्ध हो जाए, ये कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण क्या होगा, चीज़ कम पड़ जाए और तो उसकी वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते चले जाए, तो इसको बोलते हैं तेजी से बढ़ने वाली मुद्रास्फीति। नहीं, मुद्रास्फीति के तो ये कारण नहीं होते कि जिसके मुद्रास्फीति कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, उत्पादन पे डिपेंड करती है, मांग पे डिपेंड करती है, वहाँ की जो सरकारी आर्थिक नीतियाँ हैं उस पर डिपेंड करती है, उसके साथ साथ लोगों के जीवन शैली पर डिपेंड करती है, कई चीज़ों पे मुद्रास्फीति डिपेंड करती है। तो मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अति हाइपर इन्फ्लेशन मतलब चीज़ों के दाम 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना तक बढ़ जाते हैं। इसका कारण क्या होता है जी, जर्मनी में 1919 में जब जर्मनी पराजित हुआ तो क्या हुआ, 1919 के बाद वहाँ पे इतने ज़्यादा चीज़ों के दाम बढ़ गए, भाई वस्तु भी नहीं है, ना खरीदने वाले हैं, लेकिन पैसा लोगों के पास जो भी था वो पैसा बचा था, तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, मैंने एक बार आपको कहीं बताया था इस अर्थव्यवस्था में कि अगर कोई आदमी होता है जो अर्थव्यवस्था उतना नहीं समझता, वो ये कह देता अरे गरीबों को ख़त्म करने के लिए नोट छाप दिया जाए। ऐसा संभव ही नहीं है कि नोट छाप के सबके पास पैसे दो। अगर ऐसा आपने कर दिया तो हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो जाएगी कि सबके पास पैसे तो खूब है लेकिन सामान नहीं है। भाई मार्केट में सामान होगा और पैसे होंगे, इनके बीच एक अच्छा रेशियो बना होना चाहिए। आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ये थोड़ी ना कि एकदम एक्सीलेटर बढ़ा देते हो चाहे एक्सीडेंट कर जाए गाड़ी। एक्सीलेटर जरूरी होता है कि भाई बिना एक्सीलेटर के आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये नहीं कि उसको बढ़ा। तो इसी तरीके से इसको समझना है कि अगर मान लेते हैं मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक बार बहुत कारण है, लेकिन अगर मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए हमने कभी नोट छापने लगे ना तो एक संतुलन बनाए। तो इसीलिए अगर देश में हमें सभी को रोजगार उपलब्ध कराना है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, रोजगार उपलब्ध कराना है, सभी को जरूरत की वस्तुएं बढ़ाना है, इसके लिए हमें मुद्रा छापने की जरूरत नहीं, इसके लिए हमें उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। अधिक से उत्पादन होगा तो मुद्रा तो ऑटोमेटिक छापी ही जाएगी उसी रेशियो में। तो ये हो गया। तो देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा है, मुद्रास्फीति क्या होती है ये बता दिया, मुद्रास्फीति के प्रकार बता दिए। उसके बाद देखिए मुद्रास्फीति न तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा हो जाए तो अच्छा भी नहीं होता, और बहुत कम हो जाए तो खराब भी। तो एक 2 से 6% के बीच में एक नियत, देखिए अक्सर देखते होंगे कि अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि मुद्रास्फीति एक लिमिटेड होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। अब हम मुद्रास्फीति को
कैसे कम किया। अभी तो हमने मुद्रास्फीति बढ़ गई कैसे प्रकार देख लिए किस बढ़ती है। अब भाई मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे किया जाता है, तो मैंने आपको मौद्रिक नीति में बताया था कि आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है, जिसमें आरबीआई क्या करता है कि लगातार बाजार पे नज़र बनाए रखता है कि अगर मान लेते उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा दाम बढ़ रहे हैं, तो रेपो रेट हो गया, इन सब रेपो रेट हो गया, एसएलआर हो गया, ये सारी चीज़ मैंने पीछे वीडियो में देखी, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इन सबको इंक्रीज कर देता। अब पहले इसमें थोड़ा सा पॉइंट एक ही पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए रेपो रेट बढ़ाएगा तो महंगाई को कैसे, इन्फ्लेशन को कैसे नियंत्रित करेगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो रेपो रेट होता है वो उस दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। अब मान लीजिए कि रेपो रेट इसमें 6% है, तो उससे क्या होगा कि बैंक उससे ऋण ले रहे हैं और फिर बाद में जा करके लोगों तक वो पैसा पहुंचा रहे हैं वाणिज्यिक बैंक। अगर हमें महंगाई बहुत ज़्यादा है तो रेपो रेट को कम करना पड़ेगा, रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो रेपो रेट बढ़ा के मान लीजिए 6 से करके 7% कर दिया। अब 7% करने की वजह से जो वाणिज्यिक बैंक होंगे वो आरबीआई से कम लोन लेंगे। जब कम लोन लेंगे इसका मतलब कम पैसा लेंगे, कम पैसा लेंगे तो ये कम पैसा ही हो जाएगा लोगों तक जाने के लिए। तो लोगों के पास कैसे कम हो जाए, लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे तो लोग सामान को खरीदेंगे कम, जब खरीदेंगे कम तो महंगाई ऑटोमेटिक कम। देखिए ये पूरा एक साइकिल है, अगर एक बार समझ में आ गया तो आ गया। तो ये इस तरीके से रिवर्स रेपो रेट को खूब बढ़ा दिया। अब क्या कर दिया बहुत ज़्यादा, तो लोग क्या करेंगे लालच के मारे मार्केट में कम करो, बैंक में ही जमा करना शुरू कर देंगे। तो पैसा क्या होगा, धीरे धीरे जो मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी थी उसको तरलता को सीधे से आरबीआई ने खींच लिया अपनी तरफ, जिसके कारण अब लोगों को पैसे कम है तो लोग कम खरीदेंगे, जिससे महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। यही अर्थव्यवस्था थी कि अर्थव्यवस्था में चीज़ें एक दूसरे से श्रृंखला बाई श्रृंखला जुड़ी होती है। जब आप एक कड़ी को समझेंगे तभी आप दूसरे को समझ सकते हैं। उसके बाद एसएलआर की बात किया चाहे तो आप कैश रिजर्व रेशियो क्या है, उसको बढ़ा दें। अभी 4% मान लीजिए उसको 5% कर दिया, तो जो पहले बैंक के 4% सुरक्षित रखती थी आरबीआई के पास, वो 5% रखेंगे। तो मान लीजिए उनके पास पहले 400 रुपये 500 रुपये 400 रुपये रखती थी, अब 500 रुपये रखेंगे। तो बैंक के पास पैसे कम हो गए, बैंक के पास पैसे कम हो गए तो लोगों के पास पैसे कम पहुँचेंगे। तो इस तरीके से एसएलआर में आप देख लो, एसएलआर मान लीजिए पहले 200 लाख करोड़ रखना था, अब बढ़ा के उसको 10% और बढ़ा दिया, तो 220 लाख करोड़ रख रहे हैं पूरे बैंक के पूरे देश में। अब क्या होगा, 20 लाख करोड़ मार्केट में पैसा कम हो जाएगा तो क्या होगा, महंगाई कम होगी। तो हमेशा कुछ पॉइंट एकदम रटे होने चाहिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, उसके बाद ये चीज़ें अगर बढ़ेंगी घटेंगी क्या होगा इसका हमेशा दिमाग, ये अक्सर न्यूज़पेपर में आता रहता है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो देखिए मौद्रिक नीति धन आपूर्ति में कमी होगी तो ब्याज दर बढ़ जाएगी, ब्याज दर बढ़ेगी तो निवेश घटेगा, निवेश घटेगा तो कुल मांग घटेगी, कुल मांग घटेगी तो कीमतों में गिरावट होगी, जिससे मुद्रास्फीति में दर कम होगी। तो एक दूसरे से पूरा जुड़ा हुआ है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये तो करता है आरबीआई। अक्सर आप न्यूज़ में सुनते रहते हो 3-3 महीने में जब आरबीआई की बैठक होती है तो रेपो रेट घटाने बढ़ाने की बात अक्सर होती रहती है। ठीक है, मौद्रिक नीति का काम मेन रेपो रेट्स को लेकर के, बैंक दर एसएलआर वगैरह मौद्रिक समिति का काम नहीं होता, लेकिन आमतौर पर मान लिया जाता है। उसके राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी तय करती है सरकारें, खासतौर से वित्त मंत्रालय। तो ये जानना कई बार पेपर में आया है, मौद्रिक नीति तय करती हैं कौन, मौद्रिक नीति समिति आरबीआई की। राजकोषीय नीति तय करती है सरकार। राजकोषीय नीति का मतलब होता है कि हमारे पास कितना बजट आया, कितना कर, अप्रत्यक्ष कर, जितने भी तरीके हैं सरकार के पैसे इकट्ठा करने के, उसके बाद इस पैसे को हम किस तरीके से जनता के हित में उपयोग करें, यही राजकोषीय नीति होती है। राजकोषीय नीति भी एक अच्छा तरीका है महंगाई को नियंत्रित करने के लिए। मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, तो सरकार क्या करेगी, अपना डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देगी। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देगी तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, जब पैसा कम हो जाएगा तो लोग कम चीज़ों को फिर खरीदेंगे, जब कम खरीदेंगे तो फिर महंगाई नियंत्रण में हो जाएगी। इसके विपरीत सोचिए, अगर मान लीजिए महंगाई बहुत कम है और हम चाहते हैं कि मंदी टाइप की स्थिति बनी हुई है, तो सरकार क्या करेगी, नई नई योजनाओं में पूछा भी गया है कि सरकार मंदी की स्थिति में क्या करती है, तो सरकार क्या करेगी कि नई नई योजनाओं में पैसा और अधिक से अधिक इन्वेस्ट करेगी, जिसके कारण क्या होगा कि लोगों तक पैसा जाएगा। और अर्थव्यवस्था को कोरोना के बाद क्या किया, कोरोना के बाद सरकार ने अधिक से अधिक ये कोशिश की कि कम से कम अधिक से अधिक लोगों तक पैसा को हम पहुँचाए, ताकि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके। तो सरकारी खर्च को स्थिर रखती है, डिस्पोजल व्यक्तिगत आय घट जाती है,
खपत घट जाती है, कुल मांग घटती है, कीमतों में गिरावट होती है, मुद्रास्फीति की दर को कम कर दिया जाता है। इस तरह जब प्रक्रिया तब होती है जब सरकार करों को बढ़ाए बिना अपने खर्चों में कटौती करती है या घाटे को कम करते अधिशेष को बढ़ाती है। तो इस तरीके से इसको कहा जाता है संकुचनकारी मुद्रास्फीति। मतलब सरकार जो एक तरह से लोगों तक पैसा पहुंचाने में थोड़ा कंजूसी कर रही है, ये कह सकते हैं। आरबीआई भी ऐसे कर रही है। और तो ये महंगाई को नियंत्रित करने के एक तरीके से टूल्स हैं। इनमें थोड़ा सा आपूर्ति प्रबंधन है कि मान लीजिए किसी चीज़ के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो क्या किया जाएगा। एक तो ये तरीका है भाई पैसों को लेकर के कम ज़्यादा कर दो, मार्केट में लिक्विडिटी को कम ज़्यादा करना। एक तरीका ये होता है कि वस्तु की आपूर्ति को ही कम कर दो। अगर मान लीजिए किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा दाम, मान लीजिए बहुत कम दाम है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा हो गए थे, लगभग 250 रुपये किलो हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या किया, बाहर से टमाटर को आयात करके और कम दाम में अधिक सप्लाई बढ़ा दी। तो चीज़ का मान लीजिए दाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब उसकी आपूर्ति कम है, आपूर्ति बढ़ा करके भी कर देते हैं। या मान लीजिए किसी चीज़ के दाम बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो क्या करेगी, आपूर्ति थोड़ा सा कम कर देगी तो दाम कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये भी तरीका होता है आपूर्ति प्रबंधन, मतलब उपाय है सप्लाई मैनेजमेंट। तो लेकिन देखिए हमने इतनी बातें तो बहुत आसानी से कर दी सारी। हकीकत में महंगाई को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं होता, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए भारत जो है वो ज़्यादातर तेल ये जो कि अपनी ऊर्जा संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण है उनको आयात करता है। जब वो चीज़ों को आयात करेगा तो भाई हम अपने यहाँ कम कर देंगे, वो थोड़ी नहीं से वहाँ से कम करेंगे। तो इससे क्या होता है, कई बार महंगाई को नियंत्रित करने में सरकार को बाधाएं भी आती हैं। इससे लंबे समय तक लंबित आपूर्ति पक्ष में सुधार, उसके बाद मौद्रिक नीति संचरण में अक्षमताएं, कई चीज़ें हैं भाई। हम इतना आसानी से नहीं मौद्रिक नीति संचरण को इसको कंट्रोल कर लेंगे। रुपए को मूल्यह्रास से नियंत्रित करने में अगर इस तरह हम दाम को नियंत्रित करेंगे तो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। खर्च और सरकार को नियंत्रित खर्च और राजकोषीय घाटे को कम करने में राजनीतिक मजबूरी भी होती है। उसके बाद सरकार की लोक लुभावन उपाय। तो इस तरीके से हम ये बात आसानी से कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं होता है महंगाई को नियंत्रित करना, लेकिन भाई करना तो पड़ेगा ही, आसान हो या ना हो। थोड़ा सा हम चर्चा इस बारे में कर लेते कि मुद्रास्फीति का कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होता है कि सारा हमने नकारात्मक ही, हम हमेशा नकारात्मक ही सुनेंगे, सकारात्मक तो शायद ही कभी सुनते हो। तो अगर आप मुद्रास्फीति के सकारात्मक बात की चर्चा करें तो देखिए जब चीज़ों के दाम बढ़ेंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसे हैं। ये एक अच्छी अर्थव्यवस्था होने का सूचक भी होता है कि अगर मान लीजिए लोगों के पास पैसे हैं, लोग चीज़ों को खरीद रहे हैं, इस खरीदने की वजह से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है जिसके कारण चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो एक अच्छा संकेत भी देता है अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का, बशर्ते ये बहुत हाइयर इन्फ्लेशन में ना चला जाए, एक नियंत्रित रहे 2 से 6% के बीच में। इससे क्या होता है कि फर्मों के लाभ मार्जिन बढ़ता है, मतलब जो औद्योगिक इकाइयाँ इनके लाभ मार्जिन बढ़ता है, जिससे उत्पादन को भाई जब कोई चीज़ को खरीदोगे ही नहीं तो किसी की भी उपयोग जो उत्पादक है उसको क्या लाभ होगा, और जब खरीदोगे तो दाम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग खरीदने लगेंगे एक साथ। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सकारात्मक पक्ष भी है, ये अर्थव्यवस्था के सुधार का एक संकेत भी देता है। और नकारात्मक तो आप जानते ही हैं कि लोगों की आय को कम कर देता है। भाई चीज़ मान ली चीज़ है, मेरे पास 500 रुपये है, उससे मैं 10 चीज़ें खरीदता था पहले, अब महंगाई बढ़ गई, मैं 8 ही चीज़ खरीद पा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, एक तरीके से मेरी जो डिस्पोजेबल आय है वो कम हो गई है। ये प्रतिगामी होता है। देखिए एक होता है प्रोग्रेसिव, एक होता है रिग्रेसिव। ये बेसिकली टैक्स के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि जिस तरीके से आपकी इनकम बढ़ती चली जाए तो उस तरीके से आय बढ़ती है, उस तरीके से कर भी बढ़ता जाए। प्रतिगामी का मतलब क्या, तो इनकम आपकी कुछ भी बढ़ती चली जाए लेकिन वो सभी पर समान रूप से ही लगता है। तो जैसा, तो इस तरीके से महंगाई होती है। महंगाई क्या होगा, तो इसमें ऐसा कोई नहीं कि जैसे मान ली ज़्यादातर चीज़ों पर जीएसटी लगता है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर होता है तो सभी को समान रूप से पे करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये गरीबों के प्रति एक तरीके से भेदभाव है।
क्योंकि उनके लिए धन की सीमांत उपयोगिता अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो ये भी नकारात्मक है। उसके साथ जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी तो लोगों की चिंता भी बढ़ती चली जाती है। ये विकास को धीमा कर देता है, सरकार को मजबूर करता है कि सरकार संकुचनकारी राजकोषीय नीति को अपनाए, लोगों तक पैसा पहुंचने से रोके, जबकि हकीकत क्या होनी चाहिए, लोगों तक अधिक से अधिक पैसा पहुंचाना जाना चाहिए। इससे हमारी जो ट्रेड बैलेंस है, भुगतान संतुलन, वो भी बिगड़ता है। तो इस तरीके से विदेशी भंडार को भी कम करता है। मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो हमारी जो वास्तविक आय भले कम होगी, बचत क्षमता कम होगी, ब्याज दर भी कम होगी। इसके बाद तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नकारात्मक ज़्यादा है। तो ये देखिए, हमने मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति के प्रकार क्या होते हैं, ये पढ़ लिया। हमने ये चीज़ समझ ली कि मुद्रास्फीति को रोकना थोड़ा मुश्किल क्यों होता है। तो 2-3 बातें हमने यहाँ पे पढ़ी, बहुत महत्वपूर्ण नहीं। फिर हमने इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का प्रभाव, हमने सकारात्मक प्रभाव देख लिया, नकारात्मक प्रभाव देख लिया। अब हम धीरे मुद्रास्फीति मापते कैसे हैं। कभी सोचा आपने कि भाई मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है। देखिए, मुद्रास्फीति को 2 तरीके से, एक होता है थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक होता है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। थोक मूल्य सूचकांक का मतलब होता है, थोक मतलब इकट्ठे में बहुत सारी वस्तुओं की एक टोकरी में इकट्ठा किया जाए। उसके बाद उन वस्तुओं को, जैसे इसमें प्राथमिक वस्तुएं 17 आइटम, ईंधन और शक्ति वाले 16 आइटम, निर्मित उत्पाद 500। तो उन वस्तुओं के जो ओवरऑल कीमतों का हम अध्ययन करते हैं किसी आधार वर्ष को मापते हुए। बेसिकली देखिए, ये पूछा गया कौन करता है ये, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत होता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मतलब आज भारत में आर्थिक सलाहकार कार्यालय OEA, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है होल प्राइस इंडेक्स, ये याद रखना। और साथ में जब हम CPI के आधार पर बताऊंगा तो सेंट्रल बैंक करता है, रिजर्व बैंक। तो भारत में आर्थिक सलाहकार कार्यालय और आंतरिक उद्योग संवर्धन विभाग और व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा होल प्राइस इंडेक्स किया जाता है। इसमें वस्तुओं को एक पूरा डाटा संग्रहित किया जाएगा और उसी वस्तु का एक बेस आधार पे हम कीमतों के बारे में अध्ययन करते हैं। 2-3 चीज़ें इसमें याद रखनी है होल प्राइस इंडेक्स में। पहला है कि जो उपभोग की वस्तुएं होती हैं उनका एक हुल, एक पूरी तरीके से सभी वस्तुओं की एक टोकरी में रख करके उनको हम एक आधार वर्ष, जैसा पहले 2004 था, अब 12-13 हो गया, अब 11-12 हो गया, के आधार को आज से नापते हैं। इस तरीके से हमें पता चलता है कि किसी वस्तु का दाम कितना बढ़ा। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु का कीमत था 100 रुपये। एक मान लेते हैं हम कि डाबर च्यवनप्राश मान लेते हैं, उसमें मिलता था, मान लेते हैं 2011-12 में 200 रुपये का। आज मान लेते हैं वो 1 किलो मिल रहा है 300 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, आज उस समय के आधार बनाते हुए फाइनल माइनस परसेंट, फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल कितना हो गया 300, इनिशियल कितना था 200, अपान इनिशियल 200 इंटू 100। तो इसका 100/200 गुणे 100 मतलब 50%, मतलब कीमतों की कीमत कितनी बढ़ गई है। हाँ, लगभग कीमत 50% से बढ़ गई है इन 10 सालों में। तो इस तरीके से हम होल प्राइस फाइनल माइनस, बस आप इतना ध्यान रखिए कि वर्तमान में क्या कीमत है, जो जिस आधार पे हम निकाल रहे हैं उस पर क्या कीमत थी, बस इस तरीके से आपको उस चीज़ का होल प्राइस इंडेक्स निकल जाता है। बहुत सारी वस्तुओं का 697 वस्तुएं होती हैं, जिनमें 117 आइटम होते हैं प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और शक्ति, विनिर्मित उत्पाद जो लोगों को भोग के लिए जरूरी होती है। इनको तो हम होल प्राइस इंडेक्स के आधार पर कर लेते हैं। इसमें क्या किया गया, वस्तुएं बढ़ा दी गई, 676 थी पहले, 697 वस्तुएं। 2-3 चीज़ें इसमें याद रखना, कौन करता है, वही आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, सॉरी वाणिज्य कमर्शियल मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, शायद वित्त मंत्रालय बोल दिया, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करता है। ये बातें याद रखना है। अब हम बात करें इनमें 697 वस्तुएं ली जाती थी, आधारवत 2011-12 है, 2004-5 की जगह। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों को मापता है। होल प्राइस इंडेक्स जो होता है ये केवल वस्तुओं को मापता है, 697 वस्तुएं होती हैं इसमें। जबकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ये वस्तुओं और ये उपभोग पर मापता है।
कि किस तरीके से हम किन किन वस्तुओं का कितना उपयोग समाज में किया जा रहा है, देश के अंदर किया जा रहा है। इसमें भी हम क्या करते हैं कि वर्तमान में की वस्तुएं ले लेते हैं, सेवाएं ले लेते हैं और साथ में उनका उपयोग किसी एक आधार वर्ष की अपेक्षा कितना हो रहा है इंटू 100। तो भारतीय रिजर्व बैंक, इसको कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का रेपो रेट, यूएस रेपो रेट जैसे मौद्रिक नीति के उपकरणों के बेंचमार्क के रूप में, तो सीपीआई का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और रेपो रेट यूएस रेपो रेट के आधार पर किया जाता है। औद्योगिक सम्मतों के लिए सीपीआई, शहरी और गैर मैनुअल कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई और साथ में ग्रामीण मजदूर, तो इन 3-4 इसके और भी समूह में बांटा गया। तो जैसा औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई है, तो उनके लिए हम कंज्यूमर वो किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसके लिए अलग से निकालती है। उसके बाद शहरी वाले मैनुअल कर्मचारी, मतलब जो हाथ के बजाय मशीनों का उपयोग करते हैं, गैर मैनुअल, उनको हम अध्ययन करते हैं। तो बहुत, देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहती, अलग अलग सबका अध्ययन करने के बाद ही एक आंकड़ा हमको मिल सकता है। कृषि मजदूरों के लिए, उसके बाद ग्रामीण मजदूरों के लिए, तो इसका हम अलग अलग सबका अध्ययन आरबीआई द्वारा किया जाता है। इसकी हमको ज़्यादा जानने की जरूरत है। पेपर में यही आया था कि सीपीआई का गणना कौन करता है, डब्ल्यूपीआई की गणना कौन करता है, बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं पूछता कैसे करता है, ये हमारा विषय उतना नहीं है। इसमें बहुत सारी वस्तुओं को संग्रहित करके कौन कौन सी वस्तु उपभोग में आती है, खाद्य और पेय पदार्थ हो गया, पान तंबाकू, कपड़े और जूते, आवास, ईंधन और प्रकाश, विविध आदि। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा ना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समझ तो चुके ही हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें अंतर को देख लेते, क्या होता है अंतर, ये पेपर में पूछा भी गया है। तो डब्ल्यूपीआई होता है ये थोक मूल्य पर आधारित होता है। कंज्यूमर प्राइस होता है ये उपभोक्ता की उपभोग पर निर्भर करता है कि कौन कौन सी वस्तुएं के लिए जो उपभोग ज़्यादा की जाती हैं। उसके बाद डब्ल्यूपीआई केवल वस्तुओं के लिए है, ये वस्तुओं और सीपीआई वस्तुएं और सेवाओं दोनों के लिए है। डब्ल्यूपीआई के लिए उपयोग की जाने वाली कीमतें विनिर्मित उत्पादों के लिए कारखाना स्तर पर, खनिज उत्पादों के लिए खान स्तर पर और कृषि उत्पादों के लिए मंडी स्तर पर एकत्रित की जाती हैं, जबकि उपभोक्ताओं के लिए लागू खुदरा मूल्य और विभिन्न बाजारों में सीपीआई को संकलित करने का उपयोग किया जाता है। उपभोक्ताओं के भाई खुदरा मूल्य और साथ में जो विभिन्न बाजारों के लिए एकत्रित सीपीआई है को संकलित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संकलित है डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक। हाँ, ये तो मैंने आपको पीछे बताया, ये डीपीआई, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उसके बाद ये केवल वस्तुएं नापता है। डब्ल्यूपीआई के जो बास्केट भरे रटा होना चाहिए 24.4 खाद्य वस्तुएं और विनिर्मित खाद्य उत्पाद है, जबकि सीपीआई का खुद समूह 39.1% है। सीपीआई जो होता है निर्माताओं और थोक विक्रेताओं द्वारा भुगतान की गई कीमत है, जबकि जो सीपीआई है ये उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया गया मूल्य है। ये चीज़ें याद रखें। अगर हम भारत के बारे में थोड़ा मुद्रास्फीति का अध्ययन करें तो देखिए मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि किस तरीके से मुद्रास्फीति, तो 2023 में हम लोग हैं, इसको हम 1960 से सॉरी नापते हैं, 1960 से लेकर के आज 2023 में क्या स्थिति रही। तो अगर हम और पीछे 1940 के दशकों तक में जब देश में बहुत ज़्यादा अकाल होता था, ब्रिटिश शासन हुआ करता था, बहुत लोग भूखमरी से मरते थे, तो मुद्रास्फीति का दर 12% से ज़्यादा हुआ करता था। मतलब कि लोगों को सामान खरीदना क्या देखना तक गुनाह था। फिर उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों को वस्तुएं उपलब्ध कराई गई, धीरे धीरे करके मुद्रास्फीति नीचे लाया गया। तो 1960 आते आते ये लगभग 3-4% चल रहा था। उसके बाद फिर लोगों की जीवन शैली में बदलाव हुआ। 1960 के बाद खाद्यान्न हमने नई हरित क्रांति लेकर के आए, तो फिर ये धीरे धीरे मुद्रास्फीति, लोगों की आय भी बढ़ी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लोगों की आय भी बढ़ने लगी। हमने तकनीक का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादकता को बढ़ाया, जिससे किसानों की भी आय बढ़ी। तो ये जो है 7 से 8% तक जाने लगी। तो धीरे धीरे करके फिर इसको कम किया जाए, तो ये कोई एक निश्चित पैमाना कभी नहीं रहा, कभी बढ़ना कभी घटना, ये लगातार चलता रहा, आज भी चलता रहता है। लेकिन हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि 2 से 6% की ही रहे।
बहुत ज़्यादा ना बढ़ पाए ना बहुत कमी जो मान ली बहुत ज़्यादा बढ़ जाए लोग चीज़ों को खरीद नहीं पाएंगे, और मान ली बिल्कुल भी मुद्रास्फीति नहीं आएगी तो भी लोग खरीदेंगे तो जो उत्पादन करेगा उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से मुद्रास्फीति को हमने एक लक्ष्य बना के रखा है कि हमें 2%, 4 से ±2 करना है, 2 से 6 के बीच में रखना है। इसके लिए जो हम मुद्रास्फीति का लक्ष्यीकरण करते हैं ये 3 महीनों के लिए, किसी चीज़ अगर मान लीजिए किसी चीज़ की मुद्रास्फीति लगातार 3 महीनों तक 6% से ज़्यादा है तो इसको माना जाएगा कि आरबीआई ने अपना लक्ष्य पूरा नहीं करने में विफल है, और 2% कम है तो भी इसे अच्छा नहीं माना जाता है। उसके बाद होता है खाद्य फूड होल प्राइस इंडेक्स, खाद्य सूचकांक होता है कि खाद्य उत्पादों का कितना दाम बढ़ा घटा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है जो कि मोस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा मई 2014 में लाया गया। बेसिकली हम इसमें दामों की खाद्यान्न के दाम होते हैं उन पर हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि वनस्पति तेल, अनाज, चीनी, मांस और डेयरी आदि। इसके बाद और होते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उतना इम्पोर्टेंट नहीं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माल की कीमत गणना करते हैं क्योंकि उत्पादकों और विक्रेताओं को खरीदे जाते हैं। हाँ, तो फिर जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है और थोक मूल्य सूचकांक, इसमें थोड़ा कई बार देख लिया जाता है कि उपभोक्ताओं मूल्य सूचकांक में सीमाएं शामिल होती है, होल प्राइस इंडेक्स में सीमाएं शामिल नहीं होती हैं। उसके बाद उपभोक्ता ने उत्पादक प्रोड्यूसिंग जो प्राइस इंडेक्स होता है इसमें निर्माताओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है और अप्रत्यक्ष करों को बाहर कर देता है। थोक मूल्य सूचकांक जो होता है ये मूल्य में परिवर्तन की पकड़ को लेन देन और इसे थोक लेन देन में चरण तक लगाए गए कुछ कर और वितरण लागत शामिल हो सकते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा ना अब महत्वपूर्ण हमारे लिए बहुत कि हम मुद्रास्फीति के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, किस पर इसका प्रभाव पड़ता है, किस पर कम पड़ता है, किस पर ज़्यादा पड़ता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बहुत सारे लोग जैसा लेनदार, देनदार, निवेश पर, बचत पर, प्रत्यक्ष कर पर, इन सब का हम 10-12 पॉइंट हैं यहाँ पे, इसका हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। मुद्रास्फीति का प्रभाव किन पर कैसा पड़ता है। अगर मान लीजिए हम एक लेनदार की बात करें तो मान लीजिए हमने कहीं से ऋण लिया, अब क्या हुआ कि दाम चीज़ों के बढ़ गए, मुद्रास्फीति बढ़ गई। मान लीजिए हमने बैंक से लोन लिया, मान लेते हैं। अब क्या होगा कि अगर हम बैंक से लोन लेते हैं और मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती चली जाएगी तो हमें ये बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक महंगा पड़ेगा। क्यों? मान लीजिए कि उसमें हमने 1 लाख रुपए बैंक से लोन लिया, तब जब हमने 1 लाख रुपए लिया था तब 1 लाख रुपए मान ली 5 साल पहले लिया था, आज उसकी कीमत 1 लाख रुपए में जितना हम सामान खरीदते थे आज उतना हम खरीद पा रहे हैं क्यों 90,000 में, क्यों सॉरी 1,20,000 में। तो जो 1 लाख उस समय था 1,20,000 के, तो आज हमें जो हम 1 लाख जरूर पे करेंगे प्लस जो ब्याज पे करेंगे वो कहीं ना कहीं 1,20,000 को आधार बन जाएगा। आज के आधार पे हम पे करेंगे ना, उस समय के आधार पे तो पे नहीं करेंगे, ब्याज चार्ज जो भी। तो इस तरीके से जो लेनदार होता है उसको नुकसान होता है। बेसिकली इसको एक फार्मूला होता है, रियल इंटरेस्ट रेट जो होता है जो हम पे करते हैं वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस मुद्रास्फीति। तो जब तक मुद्रास्फीति रहेगा तो रियल इंटरेस्ट रेट जो है नॉमिनल से कुछ ना कुछ ज़्यादा ही रहेगा, कभी बराबर हो ही नहीं सकता। नॉमिनल मान लीजिए 10 है और इन्फ्लेशन मान लीजिए 2 है तो रियल कितना हो गया, 2 आ गया। तो नॉमिनल जो हम रियल से हमेशा नॉमिनल वाला ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से बस इसको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, इसे बस इतना समझ लेना है कि अगर महंगाई बढ़ेगी और हमने ऋण लेंगे तो हमें ज़्यादा नुकसान होगा, इसके बदले देनदार पर उसे फ़ायदा हो रहा। तो जो अगर महंगाई बढ़ेगी तो उसको उसी महंगाई के अनुपात में ब्याज मिल जाएगा तो उसको फ़ायदा तो होगा ही। मुद्रास्फीति का जो मांग पर क्या प्रभाव, मुद्रास्फीति से मांग जो है वो बढ़ती है, ये कहते हैं बाढ़ मांग बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो अगर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं इसका मतलब चीज़ों की मांग ज़्यादा हो रही है, मांग ज़्यादा हो रही है तो निश्चित रूप से मुद्रास्फीति तो बढ़ना ही बढ़ना है। उसके निवेश पर बात करें तो निवेश पर मुद्रास्फीति का निवेश बढ़ता है, इसमें कोई, जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी लोगों के पास इनकम होगी तो कहीं ना कहीं निवेश पर के लिए फ़ायदा ही होता है।
बचत का, लेकिन ये बचत पर कम कर देता है। मान लीजिए कोई चीज़ मैं 1 लाख में ख़रीदता था, अब उसको मुझे 1,20,000 कम करना पड़ा, तो मुझे 20,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बचत पर तो ये नकारात्मक इम्पैक्ट करता है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों पर मुद्रास्फीति बढ़ती इसीलिए कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर बढ़ जाते हैं, तो दोनों पे एक तरीके से नकारात्मक प्रभाव दोनों बढ़ जाते हैं। उसे तो भाई हम जनता की तरफ दृष्टिकोण से देखें तो अप्रत्यक्ष कर बढ़ना अच्छा नहीं है, लेकिन सरकार के दृष्टिकोण से देखें तो प्रत्यक्ष कर बढ़ना। तो कहीं ना कहीं इनमें एक तरीके से जब दाम मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो लागत बढ़ेगी, तो प्रत्यक्ष कर को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, प्रत्यक्ष कर भी बढ़ाना ही पड़ेगा। विनिमय दर कम हो जाता है। देखिए अक्सर आप चीज़ों को सुनते होंगे कि रुपए का मूल्य इतना चढ़ गया, एक 74 रुपये हो गया, 75 रुपये हो गया, 80 रुपये हो गया, रुपए की कीमत घट रही है बढ़ रही है। तो इसको पॉइंट को समझना है। अगर मान लेते हैं आज मान लेते हैं इसको देखिए डॉलर के आधार पे बनाया जाता है मुद्रा की, रुपए की कीमत या किसी अन्य दूसरी मुद्रा की कीमत को। मान लीजिए कि आज एक डॉलर की कीमत 60 रुपये है। अब कल क्या हो गया, किसी भी वजह से ये 60 बढ़ के 80 रुपये हो गया। डॉलर तो अपनी जगह 1 डॉलर ही है, लेकिन ये 60 रुपये था जो आज, ये कल बढ़ गया 80 रुपये। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो रुपया है इसकी कीमत घट गई, इसके मूल्य घट गए। आपको यहाँ लग रहा हो 60 से 80 नहीं हुआ, हकीकत में क्या हो गया कि इसकी जो कीमत थी वो घट गई, क्रेडिट इसकी घट गई। कि पहले हम 60 रुपये हम मिला करके 1 रुपये की डॉलर की बराबरी कर लेते थे, आज हमें 80 रुपये लगा करके 1 डॉलर की, इसका मतलब मूल्य रुपये का लगातार गिर रहा है। तो इसलिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए सरकार कोशिश करती है कि जो डॉलर और रुपए के बीच का जो एक अंतर है ये कम से कम हो सके, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब देखिए ये तो इंडिया की बात है, आप पाकिस्तान की बात ले लीजिए। वहाँ पे 1 डॉलर की कीमत 200 पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ की कीमत, पाकिस्तानी मुद्रा की कीमत डॉलर की अपेक्षा बहुत कम है। इसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ लगातार महंगाई, उसके बाद वहाँ देख रहे हैं भुखमरी के कारण। तो इससे हमको ये आंकड़ा मिलता है कि अगर डॉलर की कीमत मुद्रा के रूप में बढ़ रही है या मुद्रा की कीमत डॉलर के रूप में घट रही है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि हमारे पास बेरोजगारी है, हमारे यहाँ भुखमरी की स्थिति भी आ सकती है। तो इसीलिए सरकार इसे रोकने का प्रयास करती है। उसके बाद निर्यात जो होता है हमारा ये बढ़ता है। पूछे कैसे? आज मान लीजिए हमने किसी विदेशी को 100 रुपये का 1 किलो चीनी दिया, उसने हमें एक डॉलर दिया, 1 डॉलर की कीमत मान लेते 80 रुपये है। अब क्या हो गया, ये 80 रुपये अभी था, अब महंगाई बढ़ने के कारण या मूल्यह्रास के कारण 80 से 100 रुपये हो गया। अब जब वो 1 डॉलर हमें देगा तो फिर 80 रुपये नहीं देगा, वो 100 रुपये हमें दे देगा। तो इस तरीके से निर्यात बढ़ेगी। भाई निर्यात वाले को लाभ हो रहा है ना, कहीं ना कहीं इसको थोड़ा समझना है कि पहले हमको 80 रुपये देता था, अब क्योंकि डॉलर मूल्य की कीमत कम हो गई तो हम उससे कह रहे हैं हम 80 में नहीं देंगे इसे, हमारे 100 रुपये हो गया है, तो 100 रुपये हमें देगा। तो कहीं निर्यात वाले को फायदा है आयात के लिए, जबकि घाटा होता है। क्यों? क्योंकि पहले हम 80 रुपये में कोई चीज़ दे के 1 डॉलर मान ले लेते थे, अब हमको 100 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से निर्यात पर बढ़ता है और आयात घटता है। रोजगार देखिए अभी मैं थोड़ा दे रहा हूँ, एक रोजगार और मुद्रास्फीति को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री फिलिप ने कहा था कि एक रोजगार और मुद्रास्फीति के बीच में एक ग्राफ बनाया, तो रोजगार को उन्होंने रख दिया एक्स एक्सिस पे और मुद्रास्फीति को रख दिया वाई एक्सिस पे। तो उनका मानना था, और वाई बराबर एक्सपोनेंशियली की पावर एक्स का एक कर्व बनाया उन्होंने। तो इसमें क्या हुआ कि उनका ये मानना था कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है बेरोजगारी दर कम हो जाती है या रोजगार बढ़ता चला जाता है, ऐसे कह सकते हैं हम इसको। तो उनके बारे में लोग कहते हैं कि हम लोग मलाल पटेल सर से पढ़ते थे तो कहते थे कि लगता है ये फिलिप सस्ता नशा करता है, इसको यही नहीं पता कि महंगाई बढ़ रही है तो ये कह रहा है कि रोजगार भी बढ़ रहा है, कि तो ऐसा नहीं है। एक लिमिट तक महंगाई बढ़ती है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी कम होती है और रोजगार बढ़ता है। लेकिन अगर लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इसका क्या मतलब? इसका आपके यहाँ आर्थिक मंदी की स्थिति आई हुई है, आपके यहाँ रोजगार नहीं है, आपके यहाँ निवेश नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं रोजगार एक तरीके से एक सीमा तक तो बढ़ता है, लेकिन लंबी अवधि में ये फिर नुकसानदायक साबित होने लगता है। वेतन पर वेतन बढ़ता है, भाई महंगाई बढ़ेगी तो उसे महंगाई भत्ता बढ़ाना पड़ता है। चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं तो आप कोई भी चीज़ अगर खरीदते हैं या महंगे या मान लीजिए बेचते भी है तो आप ज़्यादा बेचेंगे, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक सीमित अगर मुद्रास्फीति निर्दिष्ट सीमा में रहे तो अच्छा है, लेकिन इसकी ज़्यादा बढ़ जाए तो अच्छा नहीं है।
उसके बाद होता है मुद्रास्फीति के अन्य प्रकार संरचनात्मक मुद्रास्फीति होती है, जो कि हमारी मान लीजिए संरचनात्मक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के कारण होता है। उसके साथ साथ हेडलाइन मुद्रास्फीति होती है, जो सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन की दर को दर्शाती है। इसके साथ साथ कोर मुद्रास्फीति होती है, जो हेडलाइन मुद्रास्फीति को खाद्य और ऊर्जा वस्तुओं के कारण होने से घटाती है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा जाने, खुली मुद्रास्फीति सब्सिडी और मौद्रिक से मुद्रास्फीति का बनना। उसके बाद दबी या दनित मुद्रास्फीति जो होती है, जो कुल अर्थव्यवस्था में मांग की चीज की दबी होती है, अचानक से बढ़ जाने पे बढ़ जाती है। इस तरीके से हमने देखिए मुद्रास्फीति के बारे में कभी चीज़ों का अध्ययन कर लिया है। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि रिफ्लेशन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट, अक्सर पेपर में आ जाते हैं, रिफ्लेशन नहीं आते तो भी हमें ये चीज़ पता, रिफ्लेशन क्या होता है, इन मिजरी सूचकांक क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, तो सबसे पहले रिफ्लेशन की बात करें। रिफ्लेशन स्थिति है जिसमें उत्पादन, रोजगार आदि में वृद्धि के साथ मूल्य स्तर बढ़ता है जब कोई अर्थव्यवस्था मंदी और साथ से आगे बढ़ती है। मतलब कई बार मंदी आ, जैसे कोरोना के बाद मंदी आई तो रिफ्लेशन रिफ्लेशन मतलब दोबारा से कीमतों को उसी दाम पे ले आना बहुत जरूरी होता है। इनमें सरकार राजकोषीय नीति से लोगों तक पैसा पहुंचाने का प्रयास करती है, ब्याज दरों में कमी करती है, ताकि मतलब री इन्फ्लेशन मतलब दोबारा को हम चीज़ों की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं इस तरीके से। उसके बाद मुद्रास्फीति जनित मंदी। मुद्रास्फीति जनित मंदी का मतलब होता है कि चीज़ों की लागत बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति इस स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति जनित मंदी की मतलब मुद्रास्फीति जनित मंदी से जहाँ अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति और कम विकास से ग्रस्त होती है। ये पॉइंट कई बार पता होना चाहिए। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, मंदी की स्थिति होती है जिसमें कि उच्च मुद्रास्फीति होती है लेकिन विकास फिर भी नहीं होता, जैसे 1970 में दुनिया में तेल संकट के समय देखा गया। इसकी इन्फ्लेशन का तात्पर्य ऐसे छोटे मूल्य समूह से है जो निरंतर अवधि में मूल्य वृद्धि से, मतलब लगातार चीज़ों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। ये थोड़ा पता होना चाहिए क्या होता है स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है। मिजरी सूचकांक क्या होता है, मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर को मापता है। उसके बाद अपस्फीति अंतराल होता है जिसमें कुल मांग अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता से कम होती है। उसके बाद मुद्रास्फीति इन प्रेजेंट सकल मांग ज़्यादा होती समग्र आपूर्ति पूर्ण रोजगार से। उसके बाद कृषि मुद्रास्फीति एग्रीफिकेशन कृषि उत्पादों में वृद्धि। उसके बाद विस्फीति डिइन्फ्लेशन होता है कि मुद्रास्फीति की दर में कमी हो जाए किसी भी कारण से। ऐसी स्थिति है जहां उत्पादन, राष्ट्रीय आय, रोजगार आदि पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के मूल्य स्तर में वृद्धि की दर को घटा दी जाती है। ये अच्छी स्थिति है डिइन्फ्लेशन। ये एक तरीके से ना हमारे रोजगार पे ना आय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हम मुद्रास्फीति को कम करने में सफल हुए। अपस्फीति का होता है कि मतलब मुद्रास्फीति लगातार कम होती चली जा रही है, तो ये भी एक अच्छा नहीं कहा जाता। तो इसका मतलब हम मंदी की तरफ जा रहे हैं, हमारा उत्पादन घट रहा है, हमारा उपभोग, हमारा निवेश भी घट रहा है। पहली फर्क तो मैंने आपको बता ही दिया कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध में होता है कि जितनी ज़्यादा मुद्रास्फीति होगी बेरोजगारी उतनी कम होगी, या जितनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी मुद्रास्फीति उतनी कम होती चली जाएगी। ये उतना अच्छा नहीं माना जाता, एक सीमा तक ही है। सकल घरेलू उत्पाद आविष्कार डिफ्लेटर एक शब्द होता है कि जीडीपी डिफ्लेटर अर्थव्यवस्था की घरेलू रूप से उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को दर्शाता है। उसके बाद जीडीपी डिफ्लेक्टर में निवेश, वस्तुएं, सरकारी सेवाओं और निर्यात की कीमतें भी शामिल होती, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आधार प्रभाव, मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी चीज़ की यह मुद्रास्फीति हम निकालना चाहते हैं तो हमें एक आधार देखना पड़ता है कि इस आधार पे निकाले, ऐसे आँख बंद करके तो नहीं निकाला जा सकता किसी चीज़ को। तो हम हमेशा आधार प्रभाव को देखते हैं, उसी बोलते हैं आधार। पिछले वर्ष में मूल्य स्तर तथा पिछले वर्ष की मुद्रास्फीति की वृद्धि पर प्रभाव को 40 वर्ष यानी वर्तमान मुद्रास्फीति मूल्य स्तर में से वृद्धि को संदर्भित करता है। मुद्रास्फीति एक बांड होता है, भारतीय मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड होता है। भारतीय संदर्भ मुद्रास्फीति 2008 से 13 की होती है। अर्थव्यवस्था की प्रमुख व्यापार और चिंताओं में से क्या वास्तविक ब्याज दरें लगातार निकाल। एक बांड जो होता है मुद्रास्फीति अनुक्रमित बांड
ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, जो निवेशक को अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के स्तर के बावजूद एक निरंतर रिटर्न देने में सक्षम होता है। तो ये था आज हमने देखिए इतनी लंबी मुद्रास्फीति के बारे में लगभग 45 मिनट की वीडियो में काफ़ी चीज़ें बताई। बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी समझ होने के बाद आप न्यूज़पेपर में जो आर्थिकी संपादकीय आर्थिकी पेपर आता है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार ज़रूर देखें।